वेलकम ऑल टू स्मार्ट गाइडेंस चैनल। मैं डॉक्टर शरयू वनखड़े आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फीमेल इन्वेस्टिगेशंस इन इनफर्टिलिटी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने मेल इन्वेस्टिगेशंस देखे हैं, अब हम फीमेल इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे भी मैं नए वीडियो डाल देती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो देख सकेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और पेशेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम फीमेल इन्वेस्टिगेशंस इन इनफर्टिलिटी देखते हैं। पहले ये देखेंगे कि कपल को, इनफर्टाइल कपल को या किसी भी कपल को अगर बच्चे चाहिए तो उन्होंने हॉस्पिटल में कब जाना चाहिए, इनफर्टिलिटी क्लिनिक में अप्रोच कब होना चाहिए। अगर फीमेल पार्टनर यानी वुमन प्रेगनेंसी के लिए 1 साल से ट्राई कर रही हो या कपल 1 साल से बिना कोई प्रोटेक्शन यूज किए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हुए अगर 1 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रही हो और उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो ये कपल ने इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाने के लिए सोचना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। या अगर फीमेल पार्टनर 35 से ऊपर एज की हो तो 6 महीने में ही 6 महीने में ही ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने के लिए। यहाँ पे एक टेबल आप देख सकते हो कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। ये इंडिया में कुछ अलग अलग राज्यों में फर्टिलिटी रेशो बता दिया है। अब ये देखेंगे कि कपल ने इनफर्टिलिटी के टेस्ट क्यों करना चाहिए। इनफर्टिलिटी के टेस्ट इसलिए करते हैं कि अगर कुछ रीज़न हमें दिखाई दिया तो उस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर बोला है क्योंकि कभी कभी ये रीज़न फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, इसलिए बाकी के फैक्टर ट्रीट करने पड़ते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन करने से प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और उससे कपल के कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, इसमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और प्राइमरी इनफर्टिलिटी का रेशो बता दिया है अलग अलग फैक्टर से कि एज एट द फर्स्ट मैरिज यानी 35 से ऊपर अगर विमेन का, फीमेल पार्टनर का एज होता है, उम्र अगर ज़्यादा है, एडवांस एज है तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के भी चांसेस है और प्राइमरी इनफर्टिलिटी के चांसेस इतने होते हैं। हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, हिस्ट्री ऑफ एपेंडिक्टोमी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉजिटिव PHQ यानी पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनियर, सेकेंड पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें ये ग्राफ है। हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया यानी HPRL लेवल अगर जाता है तो, थायराइड डिसीज है तो, फॉलिपियन ट्यूब के प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेज, चाइल्डहुड ओबेसिटी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, हस्बैंड्स एब्सेंस, सीमेन प्रॉब्लम्स कुछ है तो, मेंसेस प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री, एज मोर देन 35 years, दिस इज रिपीटेड बट यहाँ पे एज एट फर्स्ट मैरिज ऐसा आया है एंड यहाँ पे एज मोर देन 35 years। क्रॉनिक लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन यानी PID हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी अगर कपल में से कोई भी एक पार्टनर स्मोकर हो तो वे भी दूसरे को प्रॉब्लम आ सकती है। ओबेसिटी एंड
and steady weight gain since marriage. So these causes clearly indicate that there are more chances of primary infertility and secondary infertility. Here you can show the percentage of primary and secondary infertility. जब पेशेंट क्लिनिक में आता है, यानी ये कपल क्लिनिक में आता है, तो हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन करते वक्त क्या क्या पॉइंट देखे जा सकते हैं. तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक अप्रोच टू इनफर्टिलिटी इन द वुमन. तो वुमन के, बिकॉज फीमेल पार्टनर इज रियली इम्पॉर्टेंट इन इनफर्टिलिटी, but male partner is as important also, and we have already seen the causes in male. तो यहाँ पे वुमेन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. फीमेल पार्टनर में अगर नॉर्मल मेंसेस हैं तो वो ओवुलेट हो रही है क्या, ओवुलेट हो रही है क्या, ये देखने के लिए हम लोग प्रोजेस्टेरॉन मेजर कर सकते हैं इन 21st डे यानी मिड ल्यूटियल फेज. एंड अगर मोर देन 30 नैनोमोल पर लीटर है तो शी इज ओवुलेटिंग, लेस देन 10 है तो नॉन ओवुलेटिंग. नॉन ओवुलेटिंग है तो हम लोग FSH, LH एंड HPRL प्रोलैक्टिन लेवल ये मेजर करेंगे. अभी हम लोग अमेनोरिया यानी ओलिगोमेनोरिया पे जाते हैं. अगर नॉर्मल मेंसेस है तो ये, अगर नॉर्मल मेंसेस नहीं है तो अमेनोरिया यानी मेंसेस नहीं आ रही है या कम आ रही है यानी ओलिगोमेनोरिया. तो यहाँ पे पहले तो अमेनोरिया है तो हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, ऑब्वियस है. तो प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है तो नो फर्दर टेस्ट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी देयर इज अ ग्रीन सिग्नल, मीन्स पेशेंट इज प्रेग्नेंट, नो वरीज. बट नेगेटिव है तो हम लोग अगेन FSH, LH, HPRL मेजर करेंगे. ओके तो इसमें क्या होता है, अगर हाई FSH है तो ओवेरियन फेल्यूर है, यानी ओवेरियन फंक्शन कम है, इसलिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हाई है. हाई LH है एंड लो और नॉर्मल FSH एंड बीटा एस्ट्रेडियोल लो है, यहाँ पे भी एस्ट्रेडियोल लो है. तो यहाँ पे हाई LH है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, PCOS या PCOD. हाई LH है तो PCOD, हाई FSH है तो ओवेरियन फेलियर. हाई प्रोलैक्टिन है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया. नहीं तो हम HPRL करेक्ट करने से मेंसेस भी रेगुलर हो जाती है, ओवुलेशन भी हो जाता है, एंड वी कैन अचीव द प्रेगनेंसी एज वेल. एवरीथिंग इज नॉर्मल यानी FSH, LH एंड HPRL ऑल नॉर्मल है तो फर्दर टेस्ट इंडिकेटेड जो मैं अब बताने जा रही हूँ. बेसिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें ब्लड टेस्ट करेंगे टू चेक ओवेरियन रिजर्व ऑल्सो. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि FSH, LH, एस्ट्रेडियोल, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन और AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन ये करेंगे. यहाँ पे आप नॉर्मल वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम भी देख सकते हो, एंड डे ऑफ द साइकिल व्हेन टू इन्वेस्टिगेट दीज लेवल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे these are the normal blood basic blood test, and यहाँ पे आप नॉर्मल menstrual cycle का ग्राफ देख सकते हो, फिगर देख सकते हो. यहाँ पे हार्मोन्स FSH, LH, HPRL, एस्ट्रेडियोल एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन में LH का पीक एंड ल्यूटियल फेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये ध्यान में आया तो इस पे आंसर्स बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं. एंड पेशेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये समझ में आया तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के प्लानिंग कर सकते हैं. बेसिक इन्वेस्टिगेशन ये हो गई. इस पे अभी हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हैं. तो एंटीस्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट ये दोनों में किए जा सकते हैं.
So this is a special anti-sperm antibody test. It looks for a special protein यानी antibodies that fight against sperm in blood, vaginal fluids और semen. तो ये sperm के against होते हैं, इसलिए अगर ये antibodies present है तो ये sperm को अटैक करके dysfunctional बना देते हैं. The test uses a sample of sperm and add a substance that binds only to affected sperm. Semen can cause an immune system response. The antibodies can damage or kill sperm. The ASA means anti-sperm antibody are present at the normal level in circulating blood, but the higher level of them is harmful for sperm cells and leads to the lower fertility potential. Here you can see that 36% इनफर्टिलिटी का कॉज ऐसे हो सकता है. ना यहाँ पे के एंटीस्पर्म एंटीबॉडी कहाँ पे हो सकते हैं और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो एक तो फर्टिलाइजेशन पे अफेक्ट हो सकता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सो इनफर्टिलिटी इज देयर. इम्प्लांटेशन पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन होगा तभी भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो अगेन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम इज देयर. एंड फीटल डेवलपमेंट पे प्रॉब्लम हो सकता है. अगर इम्प्लांट भी हो गया फीटस तभी भी डेवलप नहीं होता है, तो अगेन देयर इज अ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम कि बेबी कंसीव में प्रॉब्लम आ सकता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेल्विक एग्जामिनेशन. Pelvic examination is routine, very common physical exam used to check for signs of disease in female organs and to diagnose or look for signs of many conditions like STDs, sexual transmitted diseases, gynecologic cancers, precancerous changes in the cervix, pelvic inflammatory disease PID, which is important to diagnose, cyst including ovarian cyst, polyps and uterine fibroids. Here you can see the bimanual pelvic examination your doctor can do. Always female assistant should be there when male gynecologist does this exam, so patients, you don't have to worry about that. This is a lithotomy position. Sometimes patient used to put in this position to put the speculum inside so that your doctor can visualize the cervix well. This is very simple examination but important. Ultrasound. Now ultrasound, we can diagnose some important factors in female patients. Ultrasound uses sound waves, so it is very safe to do. Sonologist can examine the uterus, ovaries, endometrium and ovarian follicles. The imaging non-invasive diagnostic test can be performed via woman's abdomen and vagina. Ultrasound can be done from abdomen, this is abdominal sonography, or through vagina. This is a vaginal probe put inside the vagina to see the uterus well. The specialist can also use ultrasonography to look for the signs of ovulation also, which includes smaller follicle size, loss of clear follicles, fluid in follicle sac, and sufficient thickness of the endometrial, means endometrial thickness. The presence of multiple small follicles may be signs of polycystic ovarian disease. Here you can see some follicles in the ovary, and PCOD condition can detect with the ultrasound. So here you can see abdominal sonography. Here vaginal probe is there, vaginal ultrasound. In ovary you can see here 2 big follicles and 2 small follicles. This is again a vaginal probe with ultrasound. In this slide you can see uterus with
endometrium. This is a trilaminar endometrium. This is fundus, isthmus part. This is cervix. This is a cauldus. This is bladder. Okay. Now, magnetic resonance imaging, MRI. So, अगर हम सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड में कुछ डिटेल्स नहीं देख पा रहे हैं तो MRI एडवाइस कर सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ डिटेल्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको MRI एडवाइस कर सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, MRI, is an imaging technique that uses a magnetic field and radio waves to develop pictures of organs inside the body. It is helpful in some situations such as identifying lesions or rare abnormalities inside the pelvis and uterus. आप यहाँ पे देख सकते हो MRI मशीन है, पेशेंट को ऐसे प्लेस किया जाता है, उसके अंदर ऐसे इमेजेस मिलते हैं जो डिटेल स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हैं और प्रॉपर डायग्नोसिस उस MRI से हो सकता है। हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी, HSG. This is a very important investigation. This is an X-ray test to outline the internal shape of the uterus and show whether the fallopian tubes are blocked or open. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कैन्यूला, दिस इज रॉबिन्स कैन्यूला, यहाँ पे इंसर्ट किया गया है और यहाँ से डाई पुश करने के बाद ट्यूब से डाई बाहर गया है तो ट्यूब्स ओपन है। बायलैटरल स्पिल यहाँ पे देखा है, ओपन है, ये देख सकते हो और यूट्रस का शेप भी देख सकते हो, लाइक दिस, एंड दिस इज अ रिबन्स कैन्यूला. In HSG, a thin tube is threaded through the vagina and cervix. Iodinated contrast is injected into the uterine cavity through the cervix, allowing the uterine cavity and fallopian tubes to be evaluated. It accurately defines the size and shape of the uterine cavity and assess whether the fallopian tubes are patent or not. यहाँ पे अगर कुछ सेप्टम और पॉलिप भी हो तो कभी कभी देख सकते हैं. सोनोसल्फिंगोग्राफी, एक्चुअली दिस इज अल्टरनेटिव फॉर HSG के सोनोग्राफी में हम ये देख सकते हैं. तो यहाँ पे एक यूरिनरी कैथेटर भी इंसर्ट किया जा सकता है और सलाइन वाटर उसमें से पुश करते हैं और सलाइन बाहर ट्यूब से गया तो यहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हुआ देख सकते हैं. अगर फ्लूइड कलेक्ट हुआ है ट्यूब में से जाके, यानी ट्यूब्स आर पेटेंट एंड वॉश आउट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैविटी में सलाइन जाने के बाद यहाँ पे एक ओपेक पार्ट दिख रहा है, तो ये पॉलिप हो सकता है. इसलिए एंडोमेट्रियल पॉलिप कंफर्म ऑन सोनोहिस्टेरोग्राम यानी सोनोसल्फिंगोग्राफी. तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये बिग पॉलिप दिख रहा है. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन. नाउ लैप्रोस्कोपी. तो जो पॉलिप वगैरह अगर हमने HSG या SSG पे डायग्नोज कर दिया तो उसे ट्रीट करने के लिए हमें लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है. या अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिए हैं, if everything is normal but patient is not conceiving, then we can move further to laparoscopy and hysteroscopy. अगर बाकी के इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना मिला हो, if all investigations are normal, then we have to move further for laparoscopy and hysteroscopy. तो laparoscopy is a minimally invasive surgical procedure that uses a laparoscope inserted through 2 or more minor incisions, often in the belly button, umbilicus sac. The surgeon can then visually examine the pelvis, reproductive organs and pelvic cavity. For some women who have undergone a laparoscopy to remove fibroids or endometriotic lesions, repair hydrosalpinx, unblock a fallopian tube and surgery actually increases the chances of getting pregnant. Means laparoscopy is not only a diagnostic
tool, but it is a therapeutic tool also. Means we can treat some problems through laparoscopy. Like अगर एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स दिख गए हैं हमें लेप्रोस्कोपी करते वक्त, तो वी कैन अबलेट दोज एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स. इफ हाइड्रोसल्फिंग्स इज देयर, मीन्स ट्यूब में कुछ कलेक्शन हो, तो वो हम ड्रेन आउट कर सकते हैं विद द लेप्रोस्कोपी. ट्यूब अगर ब्लॉक्ड हो, कॉर्नल ब्लॉकेज अगर है, तो वो भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. मीन्स वी कैन ओपन द कॉर्नल ब्लॉकेज in some patients with laparoscopy, and because of these treatments there are actually increases the chances of getting pregnancy. Here you can see the monitor of laparoscopic surgery. Surgeon is performing through abdomen. This is a light source. 3 insertion points दिखा गए हैं यहाँ पे. And this is a laparoscopic view: uterus, ovaries, POD, pouch of Douglas, bowel. And there are both tubes with ovaries, with uterus, normal shape. Okay, let's move further to hysteroscopy. Hysteroscopy is a procedure that allows your doctor to look inside your uterus in order to diagnose and treat causes of abnormal bleeding also. Hysteroscopy is done using a hysteroscope, a thin lighted tube that is inserted into the vagina to examine the cervix and inside the uterus. Infertility physicians use diagnostic hysteroscopy to identify abnormal uterine structure like fibroids, polyps and scarring. Here you can see, this is hysteroscopy performing. Like hysteroscope is inserted through vagina over here and then to uterus. This is a uterine panorama view. These are the polyps. Here you can see that well. This is a septum, uterus divided by septum. This is normal uterus with large polyp, and here is a uterus with a fibroid. It's a big fibroid. So like this we can insert the hysteroscope with the device to remove the polyp or fibroid. Here you can see that. Okay. An operative hysteroscopy can be used to remove polyps, fibroids and adhesions. अगर बहुत चिकटा चिकटी है अंदर यूट्रस के, तो वो कट करने के लिए hysteroscopy is a very good tool. Endometrial biopsy. Endometrial biopsy is a very small procedure. We can do that through DNC, dilatation and curettage करते वक्त. तो curettage means endometrial biopsy, to take endometrial biopsy. But in hysteroscopy में भी हम लोग endometrial biopsy perform करते हैं, which actually increases the chances of implantation of the pregnancy, and to diagnose the endometrium also we used to perform that. Endometrium हम histopath को भेजते हैं, उस पे ये रिपोर्ट इस प्रकार के रिपोर्ट आ सकते हैं. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी कैसे लेते हैं. तो दिस इज अ स्मॉल क्यूरेटाज, दिस इज अ स्मॉल एंडोमेट्रियम क्यूरेटर. वो उससे एंडोमेट्रियम स्क्रैप करते हैं और फिर वो हिस्टोपैथ के लिए भेजते हैं. तो इसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी चेक करने के बाद हमें यूट्राइन इन्फेक्शन है क्या, लाइक एंडोमेट्रियोसिस, ये समझ में आता है. और एंडोमेट्रियम कौन से फेज में है एंड कौन से चेंजेस उसमें आ गए हैं ये भी देख सकते हैं. लाइक यहाँ पे ए इमेज में नॉर्मल प्रोलिफेरेटिव एंडोमेट्रियम दिखाया है. यहाँ पे बी में एंडोमेट्रियम इन सिक्रेटरी फेज है. दिस सी इज एक्चुअली हाइपरप्लाजिया विदाउट अटेपिया. अगर हाइपरप्लाजिया है एंडोमेट्रियम तो इम्प्लांटेशन के प्रॉब्लम आते हैं कभी कभी. और
तो यहाँ पे हमने अगर DNC की है, एंडोमेट्रियम स्क्रैप आउट किया है, तो इम्प्लांटेशन बहुत जल्दी मिलता है। D पे कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लाजिया विदाउट अटिपिया। E is hyperplasia with atypia, and F, this is the endometrial carcinoma. These are the various types of report that we get with endometrial biopsy. I hope कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।